मेरे कितने अरमान थे, क्या क्या मेरी इच्छा थी। कुछ इच्छाएं पूरी भी हुई, कुछ अधूरी भी रह गई। मेरी कहानी मेरी जुबानी, बहुत अरमान थे पढ़ाई के, पढ़ लिख कर नौकरी करने की, डॉक्टर बनने की। पर गांव की जिंदगी में ये सब कहाँ। लड़कियों को कोई बाहर नहीं जाने देता, एक सीमा तक ही जा सकती है, एक हद होती है, अकेले कहीं जा नहीं सकती। कितनी पाबंदियां, कितनी बंदिश। मायके में तो इतना कुछ नहीं था, पर ससुराल में इतनी पाबंदियां शायद ही कभी किसी को हुई हो जितना मेरे साथ हुआ। मुझे शौक था कुछ नया नया सीखने का, नया करने का। कढ़ाई बुनाई सिलाई पढ़ाई सभी में नंबर वन थी मैं। घर के काम में, खाना बनाने में, घर को सजाने में, सब कहीं में नंबर वन। जो देख लेती एक बार उसको बनाने बैठ जाती और उसको बना भी लेती। कितना ही कठिन काम था, वह मेरे लिए आसान था। जुबान पर हमेशा मेरे भोले बाबा का नाम, ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा मेरे मन में रहता। व्रत पूजा पाठ सब मैं क्या करती, मंदिर भी मैं जाया करती। शायद इसीलिए भगवान ने हमेशा, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे शिव शंकर ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ रहे। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर उनका हाथ रहा और आज भी है। एक बार सच्चे मन से उनसे जो प्रार्थना की, उन्होंने मेरी पूरी भी की। मेरे मन में किसी के लिए तो हीन भावना नहीं थी, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती थी, इसीलिए हमेशा चुप रहती थी। आपस में किसी की भी कभी चुगली नहीं की थी, इसीलिए बात भी कभी नहीं की। कभी लगे इनकी आपस में बात होना ही बंद क्यों ना हो जाए। कभी भाई बहन का रिश्ता क्यों ना टूट जाए, कभी भाई भाई का रिश्ता क्यों ना टूट जाए। कभी माँ बेटे का रिश्ता ना टूट जाए, माँ बेटी का रिश्ता ना टूट जाए। यह सब सोचकर मैं चुप रह जाती और सब सहन कर लेती, हमेशा हंसती रहती। लड़ाई भी हो तब भी मुझे किसी के प्रति कोई भी मन में कड़वाहट ना होती। सबसे प्यार से हंस के बात करती। पर पता नहीं क्यों यह मेरा हंसना ही किसी को पसंद नहीं आता था, मेरा बोलना भी किसी को पसंद नहीं आता था। इसीलिए चुप रहती थी, सब कुछ सुनकर भी चुप रहती थी। बिना गलती के माफी भी मांग लेती थी, जो गलती मैंने की ही नहीं थी उसकी भी माफी मांग लेती थी। आगे देखना मेरी कहानी में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरी हकीकत जानना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखें, यह कहानी नहीं हकीकत है मेरे जीवन की। और इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा तो सीरियल में भी नहीं होता जैसा मेरे साथ होता था, फिर भी सहन करती रहती थी, सब कुछ सहती रहती थी। कहानी को पूरा सुनने के बाद मुझे बताना, क्या कोई इतना सहन कर सकती है। मेरी शादी 2006 में हुई थी। मैं गांव में पली बड़ी थी। हमारा गांव दिल्ली के नज़दीक है। नाम तो मैं यहाँ बात बता नहीं सकती। कहानी में सभी पात्रों के नाम जो असली है वह मैं यहाँ किसी का भी नहीं लूँगी। सबके नाम यहाँ मैं बदल कर रखूँगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी पूरा सुनिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू होती है मेरी शादी से इस कहानी की शुरुआत। शादी करके जब मैं ससुराल में कदम रखा, सब बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। पर मन में एक डर था, पता नहीं ससुराल कैसा होगा, कैसे वहाँ के रहने वाले होंगे। सास ननद जेठानियाँ देवरानियाँ जेठ कैसे होंगे, सब मन में यही था। एक डर भी लगा रहता था। शुरू शुरू में सब अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब मेरी केयर भी कर रहे थे, सब बहुत अपनेपन से बात भी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। शादी की सारी रस्में संपन्न हो जाती है। 8 दिन तक मैंने कोई काम भी नहीं किया, इतने हाथों की मेहंदी नहीं छूट गई। सिर्फ मैंने खाना बनाने की रस्म की थी। इसके बाद मैं मायके आ गई। मेरे भाई भाभियाँ मुझे लेकर आ गए। अब मुझे ससुराल नहीं, अब मुझे ननंद के यहाँ पर जाना था। जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो वह ननंद के पास ही रहते थे, तो मुझे भी उन्हीं के पास रहना था। फिर मैं ननंद के पास आ गई। अनुराग जी मुझे लेकर अपनी बहन के पास आए।
पहले दिन उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। बोला आज ही आई हो, कल से कर लेना। आज हम कर लेंगे। फिर भी मैंने जबरदस्ती बर्तन साफ किए। फिर अगले दिन से नंद ने बोल दिया सुबह 5 बजे उठना है और नहाने के बाद तभी रसोई में प्रवेश करना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं 5 बजे उठ जाती और नहा धोकर फिर रसोई में ब्रेकफास्ट खाना बनाने लगती, साफ सफाई सभी करवाती। नंद के 4 बच्चे थे, 3 बच्चे उनके अपने थे और एक बेटी जो मेरे जेठ की थी, उसको वह छोटी सी थी अपने घर ले आए थे। अपने बच्चों की तरह ही उसको भी पाल रहे थे। वह तो अभी 4 साल की थी। नंद के बच्चे तीनों स्कूल जाते थे। बेटा 10th क्लास में था, दोनों बेटियां 8th क्लास में थी। सुबह तीनों बच्चों का लंच तैयार करना और जो नंदोई जी थे वह भी जॉब पर जाते थे, उनके लिए भी लंच तैयार करना, सब करना होता था। तो मैं बहुत हंसी खुशी से सब कुछ कर लेती थी। ऐसे ही अच्छे से दिन बीत रहे थे। ठंड की वजह से मुझे सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता था। तो मैंने बोला दीदी मैं गैस पर पानी कर लूं? तो उन्होंने बोला नहीं, गैस खत्म हो जाएगी, पूरा महीना ऐसे ही निकालना है। तो मैं ठंडे पानी से ही नहा लिया। जब लाइट आएगी तो लाइट से ही पानी गर्म होगा, नहीं तो ठंडा पानी से ही नहाना होगा। एक दिन शाम के टाइम मैं खाना बना रही थी तो मेरी ननद ने सबकी रोटियां घी लगा कर रख दिया, मेरी और अनुराग जी की रोटियां, पर उन्होंने घी नहीं लगाया। बोला हमारे पास इतना घी नहीं है, अनुराग से बोल देना घी का डब्बा ले आए, तभी तुम्हारी रोटियों पर घी लगेगा। मुझे एकदम से आश्चर्य हुआ, ऐसा विचार आया, यह कैसी बहन है जो अपने भाई भाभी की रोटियों पर घी लगाने से भी ऐसे बोल रही है। अभी तो मैं नई नई आई हूँ, इतना तो कर ही सकती थी कि अकेले में अनुराग को ही बोल सकती थी कि घी नहीं है या घी के पैसे दे दो या घी का डब्बा ले आओ, पर नहीं, उन्होंने तो मुझे मेरे सामने ही बोल दिया। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, मुझे अलग करके और गेट लगाकर आपस में ऐसे बातें करती है। मेरी सास आई हुई थी और अनुराग जी और खुद, और मुझे बोला हम अपने घर की बात तेरे आगे शेयर नहीं करेंगे, तू अपना उधर बैठ और हमें कुछ बात करनी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली और मेरे आगे बोल रही है कि घी अपना अपना घी अलग से रखो। यह कौन सी बात थी उनकी? अगर उन्हें अपने घर का इतना ही ख्याल था तो घी का मेरे आगे बोलने से क्या उनके घर का पता नहीं चलता कि वह कैसी है? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें अकेले में बातें करेगी, मुझे कुछ नहीं बताएगी, और घी का बोलकर अपने आप को ही क्या साबित करना चाहती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी में ऐसे ही और कुछ दिन बीत गए। मैं माँ बनने वाली थी। मुझे थोड़ी सी थकावट सी महसूस होने लगी, नींद भी आने लगी। तीसरा महीना चल रहा था। अजीब सा मन रहता था हमेशा, और पूरा दिन मैं काम करती रहती थी। नंदोई जी की शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती थी। शनिवार को जो बच्चे दोपहर में आए तो नंदोई जी घर पर ही थे। दोनों बेटियों ने तो रोटी सब्जी बनवाई गर्मा गर्म, और बेटे ने चावल बनवाए। तो नंदोई जी सुबह से देख रहे थे कि मैं सुबह से 5 बजे से काम पर लगी हुई हूँ। उन्होंने बच्चों से बोल भी दिया कि पहले तो तुम गर्मा गर्म नहीं खाते थे, खाना तुम्हारी मम्मी सुबह खाना बनाकर रख देती थी, वही स्कूल से आकर तुम खा लेते थे। अब तुम इसको सारा दिन ऐसे ही काम में लगाती रहती हो। तो नंद रानी तो कुछ बोली ही नहीं, वह चुप ही रही। नंदोई जी तो मुझे अपनी चौथी बेटी बोलते थे। दो तो उनकी अपनी बेटी थी और जो एक जेठ की रहती थी, तीसरी वह थी, और चौथी बेटी वह मुझे बोलते थे। अनुराग के आगे मैं कुछ नहीं बताती थी। मैं नहीं चाहती थी भाई बहन के बीच में मतभेद हो, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पर ऐसी ऐसी बातें कभी होती ही नहीं थी। मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें हैं। सबसे बड़ी मैं ही हूँ। जो मेरे ताऊ ताई है वे बड़े भाई भाभियाँ हैं, उनको भी हम अपने सगे भाई बहन समझते हैं। हमारे परिवार में मैं बहुत देखा है, जो भी कुछ काम करते थे मिल बांट कर करते थे। कभी मैंने अपने घर में अपने मायके में लड़ाई झगड़ा तू मैं
बहुत ही कम देखी है। मायके में हमारे साथ कभी भी ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता था। एक दिन सासू माँ हमसे मिलने नंद के घर आई। उन्होंने हमारा रहन सहन देखा। दोनों ने बोला कि इनको नीचे जो कमरा खाली है उसमें शिफ्ट कर दो। उनका सामान है, अपना अलग रह लेंगे, अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। बहुत कहा सुनी भी हुई। ननंद इस बात से चिढ़ गई और बोली, जो भी राशन का सामान आएगा उसको यहाँ ऊपर अपना अलग से बेड में रख लेना। यह क्या बात हुई, बेड में रख लेना? चलो वह बात तो आई गई हो गई। फिर हमने अपना सामान नीचे रख लिया। तो मेरे पास तो इतना कुछ सामान नहीं था। जो भी मम्मी पापा ने दहेज के नाम पर सामान दिया था सब गांव में ही था। जो भी अनुराग का था उन्होंने ऊपर से उठा लिया और नीचे कमरे में रख लिया। मेरे भी बस कपड़े वगैरह ही थे और मेरे गहने थे, वे मैं गांव में भिजवा दिए, उनके पास रखवा दिए। गहने जेठ और सास की निगरानी में थे। किसी तरीके से हम नीचे कमरे में रहने लगे। ननंद को किराया भी देने लगे। मुझे 5वां महीना लगा हुआ था। अनुराग मेरे लिए फल फ्रूट लाते हैं, उसमें से मैं आधे फल फ्रूट ऊपर बच्चों को भी दे आती थी। मैंने कभी अकेला खाना नहीं सीखा, मैं पूरे परिवार में रही हूँ। और यहाँ पर हम नंद के घर पर अकेले रह रहे थे। गांव में सभी है, जेठ जेठानी सास ससुर सब अपने हाथों में। छोटी नंद के पास रह रही थी। अनुराग जी हमेशा मेरा साथ देते थे, हमेशा मेरी तरफ से लड़ते थे। जब भी उन्हें कुछ पता चलता तो वे अपनी बहन से लड़ाई करते थे। नंद रानी हमेशा बीमारी रहती थी, पता नहीं सच में या झूठ, क्योंकि जो घूमने होता था तो घूमकर तो आती थी, घर में आते ही बीमार होने। उन्होंने कहा नीचे भी का भी काम करेगी और ऊपर का भी काम करेगी, क्योंकि मैं बीमार हूँ। कोई नहीं, मैं काम करने से कभी थकी नहीं, कभी मना नहीं किया। हम प्यार से भी रहे, डांस भी करते थे सारे बच्चे, मैं भी और ननद भी। हंसी खुशी के भी दिन बहुत थे। मुझे हमेशा खुश रहने का मन करता था। मुझे खिलखिलाना, खुश रहना हमेशा से पसंद था। मैं कभी मुंह बनाकर नहीं रहती थी। जरा सा कुछ हुआ और थोड़ी देर में ही मैं मान जाती थी। अब भी मेरी यही आदत है। हम रोज शाम के टाइम आइसक्रीम खाते थे। बड़े वाली नंद की बेटी भी आई हुई थी। तब मुझे 5वां छठा महीना चल रहा था। एक दिन नंद रानी सबको अपने पैसे से आइसक्रीम खिलाती है और एक दिन मैं अपने पैसों से सभी को आइसक्रीम खिलाती थी। बहुत खुश होती थी सब और मुझे भी खुशी होती थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्यों अपने पैसे खर्च करूं। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह कभी कभी अच्छी अच्छी बातें भी करती थी ननंद, और कभी कभी भड़क भी जाती थी मेरे ऊपर। कभी कभी प्यार भी लुटाती थी और कभी कभी पूरी नफरत ही उड़ेल देती थी। मैं कुछ भी खाना बनाती थी, कभी अलग से रेसिपी बनाती थी तो मैं ऊपर नंद के पास भी ले जाती थी। नंद रानी इस बात से बहुत दुखी थी कि अनुराग जी मेरे लिए जो फल फ्रूट लाते थे वे क्यों लाते थे, क्योंकि मुझे खिलाते थे। वह बोलती थी, जितने नीचे तुम फल फ्रूट लाते हो उतने ही ऊपर भी लेकर आया करो बच्चों के लिए। जबकि मैं उन्हें फलों में से देकर भी आती थी। बच्चों को भी फिर भी पता नहीं क्यों अनुराग से हमेशा लड़ती रहती थी। और किसको क्यों इतना खिलाते हो? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, इसीलिए अनुराग जी मेरे लिए फल लाते थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन मेरे जेठ जी गांव से अनाज लेकर आए और कुछ हमारा सामान भी था जो मेरे मम्मी पापा ने दिया हुआ था। उसमें से कुछ सामान लेकर आए, हमारे नीचे कमरे में उन्होंने रखवा दिया। बर्तन, बेड जो भी और मेरे सोफे थे वह गांव में ही रह गए। मैंने कभी आज तक भी मंगवाए नहीं है। 2006 से अब 2025 हो चुका है, वह उनके पास ही है। मेरा कूलर भी था, वह भी उनके पास ही है। मैंने कभी अपना सामान मंगा नहीं, जितनी हमें ज़रूरत थी एक कमरे में हमने उतना ही सामान मंगवाया था। कभी उनसे भी अलग से कुछ नहीं लिया। तो वह अनाज लेकर आए थे। नंद मेरे पास आई और मुझसे बोला कि आशीष जेठ जी के लिए चाय बना कर लिया, मेरे लिए मत बनाइए क्योंकि मेरी चाय बंद है। तो मैं उन्हीं के लिए चाय, बिस्किट, नमकीन लेकर मैं ऊपर गई। तो ननंद ने यहाँ भी मुझे सुनाया।
बोली अपने भाई से, देखा आशीष, तेरे लिए चाय लाई और मेरे लिए नहीं लाई। तो मैंने बोला, दीदी आपने ही तो बोला था कि मेरे लिए चाय मत बनाना क्योंकि मेरी चाय बंद है। तो इस बात का जवाब मेरे जेठ जी ने दिया, इसकी चाय बंद थी तब भी तुम्हें इसके लिए चाय लानी थी। अब आप ही बताओ, इतनी बात तो, इतना सब कुछ तो किसी सीरियल में भी नहीं होता होगा जैसा मेरे साथ हुआ। मैं जेठ जी के ये जवाब सुनकर हतप्रभ रह गई। अगर मैं उनके लिए चाय ले जाती तो क्या बोलते, मुझे अब मेरी समझ में आता है कि मुझे मारने के लिए चाय लेकर आई है जब मेरी चाय बंद है। पर वही है ना, मैं बोली नहीं, चुपचाप नीचे कमरे में आ गई और मैं बहुत रोई। इस बात का जिक्र मैंने अनुराग के सामने भी कभी नहीं किया। हाँ, अब वर्तमान में मैं बता देती हूँ सब बात। कभी मैंने अपने मम्मी पापा को भी यह बात नहीं बताई, पर हाँ, अब मैं सब बता देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सब बातें याद आती है तो आंखों में पानी आ जाता है। अभी तो देखना और क्या क्या हुआ मेरे साथ, यह तो कुछ भी नहीं है जो अब तक मैंने बताया। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। जब हम ऊपर रहते थे, नीचे कमरे में नहीं आई थी, तब एक बार जो नंद की छोटी बेटी है, उस दिन वह स्कूल नहीं गई। उसको थोड़ा जुकाम था तो उसने स्कूल से छुट्टी ले ली। तो मैंने सारा काम कर, खाना रसोई सब साफ करके मैं खाना खाने जा रही थी। तब मैंने देखा कि उनकी छोटी बेटी, जिसमें मैंने सब्जी खाली की थी, उसे पूरे भिगोने को लेकर बैठी थी और उसमें हाथ डाल डाल कर खा रही थी। वह सारी सब्जी उसने झूठी कर दी थी। मैंने नंद से बोला, दीदी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था, आपने झूठा करवा दिया। तो वह बोली, तो क्या हो गया, बच्ची है, खा ले तू भी। मैंने आज तक कभी किसी का झूठा नहीं खाया था, मेरा मन नहीं करा, मुझसे देखकर उल्टी लगने को हुई। वह इस तरीके से खा रही थी तो मैं अचार से ही रोटी खा ली। उस दिन इतना रोना आया। एक दिन मेरे ससुर जी और ससुर मौसा जी हमसे मिलने के लिए नंद के घर आए। कुछ दिन वह रुके। जिस दिन वे आए थे, मैं दीदी के पास ऊपर ही थी, नीचे कमरे में नहीं आए थे। मैं नीचे से ऊपर गई और दीदी से बोला, दीदी पापा जी से पूछ लो क्या खाएंगे, मैं बना दूंगी। वह थोड़ी देर उनके पास गई, फिर वापस आकर बोली, अब पापा जी बोल रहे हैं उनको भूख नहीं है, उन्हें कुछ नहीं खाना। फिर भी मैंने बोला, जब उनको भूख लगेगी मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। कोई मेरे पास नहीं आया बताने के लिए। फिर मैं 1 घंटे बाद फिर ऊपर गई तो मैंने देखा नंद ने उनके लिए दलिया बनाया और उन्हें खिला रही थी और बोल रही थी, देख तेरी बहू ने कुछ नहीं बनाया खाने को। मैंने जाकर तभी बोला, दीदी मैं आपसे पूछ कर गई थी, आपने बोला कि नहीं, कि उन्हें खाना नहीं है। तो मुझे बोलती है, तुझे पता नहीं था क्या खाना चाहिए क्या बनाना चाहिए, यह भी मेरे से पूछेगी। पर वे समझदार थे, वह समझ गए कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। दोनों ही समझदार थे, ससुर जी भी और ससुर मौसा जी भी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं बेटी, किसने बना दिया कोई बात नहीं, हम तुझे बता देंगे जब हमें कुछ चाहिएगा। मैंने बहुत राहत महसूस करी। चलो किसी ने तो मुझे समझा। उसके बाद भी 2-3 दिन रुके। जब भी उन्हें खाना खाना हुआ, वे नीचे कमरे में आए और वहीं बैठकर खाना खाकर फिर ऊपर चले गए। उन्होंने इतनी समझदारी दिखाई, मैं इतनी खुश हुई। जो उनका मन हुआ मैंने खाना बना कर दिए। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, वह कितना अच्छा खाना बनाती है, कितनी अच्छी रोटियां बनाती है। आज के टाइम पर इस दुनिया में दोनों में से ही कोई नहीं है, भगवान के पास चली गई है दोनों ही। प्रेगनेंसी के कारण मेरी तबीयत कुछ ऊपर नीचे होती रहती थी। इसी दौरान मुझे बुखार आया। बड़े वाली नंद की बेटी भी आई हुई थी। वह मेरे पास नहीं रहती थी, ऊपर नंद के पास ही, अपनी मौसी के पास ही रहती थी। मुझे इतना तेज बुखार था कि मुझे होश ही नहीं था। तो अनुराग जी ऊपर खाने के गए। बड़े वाली नंद की बेटी को कि बेटे खाना बना दे तू जाकर नीचे।
तो नंद बोली, इनके घर की लड़कियां काम नहीं करती हैं। तो अनुराग जी ने होटल से खाना मंगाया और खुद से ही बर्तन को साफ किया। फिर उनको बोला ही नहीं। फिर धीरे धीरे मुझे आराम लग गया और फिर मैं काम करने लगी। बीच बीच में सास भी गांव से आती रहती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। मुझे 9वां महीना चल रहा था। पहला बच्चा था। मुझे भी कुछ पता नहीं था, तो तबीयत थोड़ी ऊपर से नीचे होती रहती थी। थोड़ा थोड़ा दर्द भी था, डर सा भी लगा रहता था। डॉक्टर ने भी डेट दे दी थी। 24 नवंबर की डेट दी थी। डॉक्टर ने अनुराग जी समझदार थे। उन्होंने मेरे सरकारी अस्पताल के भी और प्राइवेट के भी दोनों तरह के पर्चे बनवाए थे, ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो एकदम से कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। क्योंकि बड़े तो सब गांव में थे। पास में थी ननंद। वह इतना ध्यान नहीं रखती थी, नहीं कुछ बताती थी। सभी अपनी दोस्त की मम्मी से ही पूछते थे। वही कुछ बता देती थी, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वे मुझे यहाँ कर बता देते थे कि कैसे क्या करना है। तो गांव से सास आ गई थी। 9वां महीना चल रहा था। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, तो मैं लेट गई थी। मुझे नींद आ गई थी। दिन में पता नहीं सास क्यों नंद ऊपर छत पर बात क्या हुई। वह मेरे पास आई और भड़क कर बोली, आज खाना नहीं बनाएगी क्या? मैं भूखी रखेगी, सोती ही रहेगी। तो मैंने उठकर किसी तरह खाना बनाया। वह कहकर ऊपर चली गई। जेठ के बड़े लड़के को भी लेकर आई थी। वह ऐसा ही था, 5 साल का था, बड़ा क्यूट, सब अच्छा था। उसकी भाषा मुझे प्यारी लगती थी। वह छोटा सा पंजाबी भाषा बोलता था, पर हम पंजाबी नहीं थे। उसकी भाषा कुछ कुछ पंजाबी सी थी, वैसे बुलवाती रहती थी। बड़ा प्यारा लगता था। जेठ की बेटी भी वही रहती थी। वह भी बहुत ही प्यारी थी। वह मेरे पास आ जाती थी, नीचे कमरे पर जबरदस्ती। उसको भी उठाकर अपने पास ले जाते थे। कभी इसके पास ही आने लगे, इसे ही लगाव हो जाए। कभी मेरे पास आने नहीं दिया। वह छोटी सी छुपते छुपाते मेरे पास आ जाती थी। मैं कमरे का गेट खोलती थी तो वह सीढ़ियों पर बैठी मिलती थी। मैं उसे कमरे में अंदर ले आई थी। जो भी ले जाती है, वह तो रोने लगती थी। बेचारी बोलती नहीं थी, उसको बोलने में दिक्कत थी। उसके बाद उसका ऑपरेशन भी हुआ, जिससे कि वह बोलने लगी। उसके गले में कुछ कमी थी जन्म से ही। उसका 5 साल की का एक ऑपरेशन हुआ, तो वह फिर धीरे धीरे बोलने लगी। नंद उसको खाना नहीं खिलाती थी, सिर्फ दूध ही पिलाती थी। वह भी बोतल से। जब देखो बोतल मुंह के लगाकर छोड़ देते थे। 4 साल की हो गई थी, फिर भी खाना नहीं जानती थी। मैंने धीरे धीरे एक दिन उसको आधी रोटी खिलाई, सब्जी लगाकर। उसने खा ली। अगले दिन जब खिलाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया। यह सोचते थे कि कहीं ये इसी के पास न चली जाए। बोले, हमने दूध पिला दिया, उसको खाना मत खिलाओ। मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने फिर उसको खिलाया नहीं। खाना मैं कोई बात नहीं। मुझे छोटे बच्चों को खाना खिलाना सब आता था, क्योंकि मेरे भाई दोनों छोटे छोटे थे। उनको खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी। मेरा भतीजा था जो मेरी ताऊ का पोता था, वह उसे भी नहलाती थी। वह भी कपड़े लेकर मेरे पास आ जाता था और बुआ जी मुझे नहला दो, नहीं तो मम्मी आ जाएगी, आप ही मुझे नहला दो, ऐसे बोलता था। इसीलिए मुझे बच्चों के बारे में सब पता था, कैसे उनका लालन पोषण पालन करते हैं, सब मुझे आता था। वरना तो कोई मेरे पास ही नहीं था। जब मेरा बेटा हुआ, कोई बताने वाला नहीं था। किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मुझे पता ना होता, मैं अपने बेटे को कैसे परवरिश करती। उनके इसी तरीके से एक दिन मुझे दर्द हुआ। मेरी सास आई हुई थी, मेरी मम्मी भी आई हुई थी। तो मेरी सास ऊपर से आई, मुझे दर्द था बहुत तेज। डॉक्टर के जाने की तैयारी हो रही थी। तुम्हें ऊपर से आकर बोलती है, जो जाकर सीढ़ियों से और अपनी नंद के जाकर माफी मांग। मैंने बोला, मम्मी किस बात की माफी? आखिर मैंने क्या किया है? अब जब तेरे साथ वो जाएगी, जब तू उससे माफी मांगेगी। मेरी सास ने बोला। मैंने बोल दिया, जब मैंने कोई गलती नहीं की
तो मैं किस बात की माफ़ी मांगू? बहुत माफ़ी मांग ली। अब सीढ़ियों से मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। दर्द से मैं परेशान हूँ। मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो बस। सिर्फ मेरे मन में मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर का नाम था। ओम नमः शिवाय का जाप था। उन्होंने साथ भी मेरा दिया। मैं माफ़ी मांगने अब की बार बिल्कुल भी नहीं गई और अनुराग जी मुझे अस्पताल ले गए। उनके घर से थोड़ी दूर पर ही था प्राइवेट हॉस्पिटल। वहां पर मुझे लेकर गए। सुबह से शाम हो गई। दर्द जो मुझे हो रहे थे वह भी बंद हो गए। पता नहीं डॉक्टर ने क्या किया क्या नहीं। मेरा ऑपरेशन करना था। उन्होंने डॉक्टर बाहर से बुला ली। ऑपरेशन को बोल दिया। अनुराग जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, तुम्हें इतने पैसे चाहिए, तुम ले लो, पर बच्चा नॉर्मल कर दो। उन्हें भी पता था कि घर के कैसे हैं उनके, कैसे करेंगे, इसको कौन निभाएगा 6 महीने तक अगर इसका ऑपरेशन हो गया। फिर उन्होंने मुझे सरकारी अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर मैं सुबह से भर्ती हो गई थी। फिर शाम 5 बजे मैं बेटा हुआ। बहुत खुशी हुई, मन को बहुत शांति हुई। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली। वरना एक बार मेरी ताऊ की लड़की, जो मेरी बहन थी, जब मुझे 8वां महीना था तब वह मुझसे मिलने आई थी और वह ऊपर से नंद के पास भी गई। उनसे मिलने तो उन्होंने बोल दिया था इसको लड़की होएगी और इसका पेट कटेगा। वह ऑपरेशन से इसको बेटी होगी, इसको बेटा हो ही नहीं सकता। मैं तो फिर भी खुश थी। बेटा बेटी कुछ भी हो जाए। उन्होंने मुझे बताया नीचे कमरे पर आकर कि बहन, तेरी ननद तो कैसी है, ऐसे ऐसे बोल रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब तक मेरे भोलेनाथ जी का हाथ है मेरे सर पर, उनके आशीर्वाद से बेटा हो या बेटी मुझे दोनों स्वीकार है। हमेशा यही बोलती रहती थी। जो भी कोई आता था उसको बेटा हो ही नहीं सकता, इसको बेटी होगी, पेट कटेगा। ऐसे ऐसे शब्द की, पेट कटेगा, ये कैसे शब्द थे। वैसे तो ऐसे फैंसी बनकर चलती थी, उसे शब्द से कोई बात नहीं। मैंने कभी बुरा नहीं माना। बड़ी है बड़ी का मान रखा। कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी बोली नहीं उल्टी। चुप रहकर सब सुनती रह गई। अस्पताल में मेरी मम्मी भी आई हुई थी, मेरी सास भी और नंद भी थी, तीनों थे। और जेठ जी भी और बड़े जी वाली जेठानी भी आई थी। सभी थे वहाँ पर और मेरा भाई ताऊ जी का लड़का भी आया हुआ था। सबको मेरी फिक्र थी और मुझे पता नहीं कौन कौन आए थे, मुझे तो होश नहीं था। फिर हॉस्पिटल से छुट्टी होकर मैं नंद के घर में आई। ननद ने नेग में मेरे कानों के कुंडल लिए, मैं खुशी खुशी दे दिए। मेरी मम्मी ने बोला था जो भी लेगी दे देना और हमें बता देना बच्चे के चुचक में, तो तेरे नाम का वही भिजवा देंगे। तो मैंने उन्हें खुशी खुशी कुंडल दे दिए। 2 दिन हम रुके। सास जिद करने लगी कि हम बहू और पोते को लेकर गांव जाएंगे। वहां पर भी बच्चे होने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं वह भी हमें पूरे करने हैं, वह भी निभाना है जो गांव में होते हैं। अनुराग जी ने तो मना भी किया। उन्हें पता होगा उनके घर वाले कैसे हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने बोला कोई बात नहीं है, हमें जाना चाहिए, कि मैं भी गांव की ही हूं ना। हमारे घर में जैसे होता है ऐसा उनके घर में भी होता होगा, पर यहाँ तो सब कुछ उसका विपरीत था। मैं तो आकर बहुत पछताई थी। अब आप भी सुनना क्या क्या हुआ मेरे साथ। अब तक जो नंद ने ही ऐसा किया। मैंने सोचा ससुराल में तो सब ठीक होगा, पर जेठ की तो मैंने बातें सुनी थी, जो मैंने आपको बताई, कैसे मेरे साथ बोले थे और कैसा होगा वह तो बात तो मैं पूरी बताई ही नहीं आपको। जब जेठ जी ने बोला था, उन्होंने बोला था इसने लाख मना किया था मेरे लिए चाय ना बनाइए, पर तुझे इसके लिए चाय बनानी थी। अगर गांव में होती ना, देख तेरे साथ क्या होता। यहाँ तो बड़े आराम से रहती है। ये शब्द जब जेठ के थे मैं सब भूल चुकी थी और मैंने बोला नहीं, हमें गांव जाना चाहिए, जो रीति रिवाज है वह हमें निभाना चाहिए। तो हम गांव गए। अनुराग जी ने गाड़ी कर ली। गांव जाने के लिए हम एक प्राइवेट गाड़ी से गए थे
और रास्ते में ही हमारा गांव पड़ता है। तो 10-15 मिनट के लिए हम वहाँ भी रुके थे। बेटे को दिखाने के लिए सबने देखा, मुझे भी। अनुराग जी ने जब बेटा पेट में था, खाने में कोई कमी नहीं रखी। सब बोल रहे थे, ऐसी लग रही है इसको बेटा हुआ भी है, बेटा भी हुआ है, अब भी खूब हेल्दी है। कि अनुराग जी ने मेरा पूरा ध्यान रखा था, कभी मुझे कुछ भी टेंशन नहीं होने दी। कुछ भी होता था वह हंसा देते थे, हमेशा साथ देते थे, सब बातें अपने ऊपर ले लेते थे। हर टाइम मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे घुमाने भी ले जाते थे। तो चलिए फिर हम गांव पहुंच गए। छोटी जेठानी बोली कि मैं इसका जापा नहीं निकालूंगी। जापा जब बच्चा होता है, प्रेगनेंसी के बाद 1.25 महीने तक लेडीज काम नहीं करती। यही रिवाज है कि ये मेरा जापा निकालने आई थी। क्या मैंने मन में सोचा। तब इनको बच्चे हुए थे, तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। इनके तीनों बच्चे तो मेरी शादी से पहले ही हो गए थे, तो मैं इनका जापा कैसे निकालने आती। मुझे हंसी भी बहुत आई, बस मैं चुप ही रही, मैं कुछ नहीं बोली। बड़ी जेठानी अलग रहती थी, बड़े जेठ जी जेठानी, और जो सास हमें लेकर गई थी वह हमेशा हाथ में दर्द करती रहती थी कि मेरे हाथ में दर्द है। जब उनके हाथ में दर्द था तो मुझे लेकर क्यों गई। ननद नहीं आई कोई सी भी काम करने के लिए जिनका हक होता है। सास भी बीमारी का बहाना लेकर हाथ पकड़कर बैठ गई। एक दिन शाम को जब कोई खाना बनाने वाला नहीं था, तो छोटे वाले जेठ जी थे, उन्होंने मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। आदमी है, उन्होंने कच्ची पक्की खिचड़ी बना दी। उनको पता नहीं था, मैं खाने लगी। 2-4 चम्मच मैंने खा ली, मुझे भी कच्ची लगी। मैंने बोला नहीं, मगर जैसे भी उन्होंने तो बना ली जो मुझे लेकर आई थी। जब वही ध्यान नहीं रख रही, मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया। फिर बड़े वाली ननद आई, उन्होंने देखा कैसे खिचड़ी खा रही है कच्ची पक्की, ऐसी मत खाइए। ऐसी हालत में उन्होंने वापस से खिचड़ी मेरे से ले ली और फिर दोबारा से उसको अच्छे से पकाकर मेरे पास लाई। फिर मैंने वह खिचड़ी को खाया और फिर मैं दवाई ले ली। 1-2 दिन रहने के बाद वह भी चली गई। गांव में बाहर होता है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, यह भी एक रिवाज है। गांव की औरतें आती है, गाना बजाना करती है। तो मेरी सास ने गांव की औरतों को बुलाया, गाना बजाना भी हुआ। और गाना बजाना होने के बाद सभी औरतें चली गई। किसी भी औरत ने यह नहीं बोला कि बहू को और पोते को तो बाहर निकाल दो। किसी ने नहीं बोला, सबने अपना नेग ले लिया। सबने साड़ियाँ निकाल मेरे से जो बंद पड़ी। मैंने 2-2 साड़ियाँ सबको दे दी, जेठानिया को, नंदों को। मैंने बोल दिया, अपने आप पसंद कर लो जो मेरे पास थी। उन्होंने अपने आप ही पसंद कर ली। फिर भी अंदर आई। मैंने बोला, मम्मी आपके यहाँ बहू को और बेटे को बाहर नहीं निकलते हैं क्या। सब औरत चली गई, गाना गाकर बोली, हे राम हम तो भूल ही गए। अब आप ही सोचिए, मतलब सारा काम कर लिया, सारा नेक हो गया, और जो नेक था वही नहीं हो पाया जो होना था। यानी कि जो बहू को, छोटे बच्चों को बाहर निकाला जाता है, वह नेक उन्होंने किया ही नहीं। उस दिन बड़ी ननद भी थी। सोचिए सोचिए, वह भी एक भरे पूरे परिवार की बहू है। बहुत बड़ा परिवार है उनका भी, जहाँ पर उनकी शादी हुई है, और गांव में ही उनकी शादी हुई है। उन्होंने भी यह सब नहीं सोचा। मुझे सोचकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। ये सिर्फ नेग लेने के लिए ही मुझे यहाँ लेकर आए थे, यह तो वैसे भी वहाँ से भी ले सकते थे। सिर्फ उसी दिन गीत गाए गए थे नेग लेने के लिए, फिर कोई गीत नहीं हुए। कच्चा पक्का खाना खाने से मेरे पेट में दर्द रहने लगा। मेरे बेटे को भी कोई गोद में नहीं लेता था। रात को मैं लेकर बैठी रहती थी। इतना बड़ा परिवार था उनका, किसी ने एक बार भी गोद में नहीं लिया। मुझे रोना भी आता था। क्या अभी खुद के बच्चे को भी गोद में नहीं लेते थे। गलती तो सास की थी जो वह मुझे वहां लेकर गई। अगर लेकर गई थी तो वह खुद करती सब कुछ।
उसे पता था कि उनका परिवार कैसा है। उनको भी इसी में मजा आता था। जब भी मेरा बेटा रात को रोता, उठ तो वो जाती थी, वह हाथ पकड़कर बैठी रहती थी। मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। मैं कुछ नहीं बोली, बस मैं बोलती थी, मम्मी डॉक्टर को दिखा लेना। मैं उसको लेकर बैठी रहती थी। मेरी कमर में भी दर्द रहने लगा, मेरे पेट में भी दर्द रहने लगा। कच्चा पक्का खाना खाने से टाइम पर खाना नहीं मिलता था। बच्चा भी दूध पीता था। एक बार भी डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया किसके इस कि इसके पेट में दर्द है। और बोलती थी, इसको अनुराग की याद आ रही होगी, भाई उसे बुला दे फोन करके, इसका जी नहीं लग रहा है उसके बिना। ऐसी ऐसी बातें बोलती थी। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वह मुझे डॉक्टर को दिखा दे। एक दिन किसी को बुलाकर मुझे झड़वा दिया झाड़ फूक करने वाले से कि अब आराम हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाई देना। मुझे कैसे आराम होता। अनुराग आए, मैं उनके साथ डॉक्टर के गई। उन्होंने दवाई दी, मुझे थोड़ा थोड़ा आराम भी हुआ। इस बात का उन्होंने बवंडर बना दिया। दवाई लेती थी तो आराम होता था। डॉक्टर ने बोला, जहाँ पर बच्चा हुआ है उसी डॉक्टर को दिखाओ। तो मेरी मम्मी को बोल दिया फ़ोन करके, मैंने मम्मी को बोल दिया फ़ोन करके, मम्मी जल्दी से छुचक भिजवा दो ताकि छुचक का नेक भी हो जाए और फिर मैं वापस जाकर डॉक्टर को दिखा दूँ। 21 दिन की मैं हो गई थी। उस दिन मेरे भाई भाभियाँ छुचक लेकर आए थे। तो मेरी सास सुन के उनके आगे नौटंकी करने लगी, बोलने लगी कि इसका तो अनुराग के बिना मन नहीं लग रहा था, यह तो पेट के दर्द का बहाना बना रही थी। एक औरत होकर एक औरत का दुख नहीं समझ पाती। मेरे भाई भाभीियों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुन रहे थे। उन्होंने मेरी मम्मी को आकर बताया कि मेरी कैसी हालत हो गई है। उन्होंने कहा, 1-2 महीने के लिए अपने पास बुला लेना, नहीं तो वह वहाँ मर जाएगी। कैसी गई थी और कैसी हो रही है, क्योंकि मैं जब गई थी मम्मी के पास से होकर ही गई थी। सबने मुझे देखा था मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हो गई थी। फिर अगले दिन जाने की तैयारियां होने लगी। नंद के यहीं पर जहाँ पर हम रहते थे, गांव के कुछ और औरतों ने बोला मेरी सास को, कुछ दिनों के लिए तू चली जा इनके साथ, छोटा बच्चा है और ठंड भी है। दिसंबर का महीना था, उस टाइम पर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती थी। यह कैसे पालेगी, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, पहला बच्चा है। पर वह नहीं मानी, बोली यहीं रहेगी तो देखभाल कर लूंगी, वहां नहीं चल सकती। मुझे तो पता ही था कितनी वह मेरी देखभाल कर रही थी और कितना वह अपने पोते को गोद में ले रही थी। घर में किसी ने भी एक दिन भी मेरे बेटे को गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत रोना आता था। कैसा परिवार है, कैसे लोग हैं। बस किसी तरह हम वापस आ गए। मेरी मम्मी ने छुचक में सोने के कुंडल बहुत सारा सामान दिया और शादी में भी बहुत सारा सामान दिया था। दोनों जेठानियाँ कुछ भी सामान नहीं लाई थी मेरे सामान के आगे। सबसे ज़्यादा सामान मेरी मम्मी पापा ने ही मुझे दिया था। फिर मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया। धीरे धीरे मुझे आराम लगने लगा और मैं अपने खाने पीने का भी खूब ध्यान रखा। धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। अगर मैं गांव में कुछ दिन और रुकती तो मैं वापस नहीं आ पाती, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। किसे क्या कहे, मैं अनुराग से भी कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, अब वर्तमान में मुझे सब याद आता है। इतनी कड़वी यादें मैं भूल नहीं पाती। आखिरी सांस तक मुझे याद आती रहेगी। पर फिर भी मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी और नहीं आज तक किसी को बद्दुआ दी है। जब अब मेरा बेटा जब मेरा बेटा 25 दिन का था तो ननद की दोनों बेटियां नीचे कमरे में आई हुई थी। वह खिला रही थी। बच्चे हैं, बच्चों का मन बच्चों में लगता ही है। वह 8वीं क्लास में पढ़ती थी दोनों ही। मैंने बोला, बेटा अगर तुम इन बेटों को खिला रही हो तो मैं इतने नहा कर आ जाऊं। मैं बोली, ठीक है मामी जी, आप नहा कर आ जाओ, हम छोटू को खिला रहे हैं। मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुसी और कपड़े ही निकाले थे
तभी मेरे बेटे के रोने की आवाज़ मेरे कानों तक आई। बहुत तेज तेज से वह रो रहा था। मैं वापस से कपड़े पहने। मैंने सोचा कहीं बच्चों से नीचे ना गिर गया हो, हाथ से छूटकर चोट ना लग गई हो। मैं बाथरूम से निकल कर आई तो मैंने देखा सीढ़ियों पर नंद बैठी हुई है। हमारे कमरे के बराबर में ही सीढ़ियाँ थी और जो किराएदार उनके रहते थे उनसे बातें करने में लगी है। किराएदार जो है वह कपड़े धुल रही थी और मैं कमरा खोलकर देखा तो दोनों बेटियां ननद की नहीं थी। उसकी मम्मी ने उन्हें ऊपर भेज दिया था कमरे पर। मेरा बेटा रोए जा रहा था अकेला, और नंद बाहर से गेट लगाया हुआ था और वह हंस हंस के बात कर रही थी। अपने भतीजे, सगे भतीजे को कमरे में बंद करके, वह भी 25 दिन के। ऐसी भी बुआ होती है? सोच के देखो, कोई बुआ ऐसे अपने भतीजे के साथ कर सकती है क्या? मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मैं अनुराग जी को भी कुछ नहीं बताया। इसी तरीके से दिन बीत रहे थे। एक दिन नंद का बेटा 10th क्लास में पढ़ता था और बोला, मामी जी मैं छोटू को लेकर छत पर जा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, वह लेकर चला गया। मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो मैंने देखा नंद ने मुझे देखकर ठंड में पंखा चला दिया। छोटे से बच्चे को ठंड नहीं लगेगी? मैं उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने 3 बच्चे पाले हैं, उनको ज़्यादा पता होगा, और फिर उनके भाई का बेटा है, यह अपने आप ध्यान रखेंगे। मैं जल्दी जल्दी कपड़े सुखाकर वापस आ गई और अपने भोलेनाथ का नाम लेती रही, अपने शिव शंकर का। उन पर सब कुछ छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय बस। और मैं क्या क्या बताऊं आपको, कुछ बातें तो मुझे याद भी नहीं है क्या क्या हुआ था मेरे साथ। ये सारी बातें मैंने कभी भी अपने मायके में नहीं बताई। तब फोन भी अनुराग जी के पास ही था, मेरे पास कोई फोन नहीं था। एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए मैं अपने मायके जाती थी, तब भी मैंने कभी कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों, क्योंकि अनुराग जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, इसीलिए मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई किसी को भी दुखी करने की, अपने मम्मी पापा को दुखी करने की। एक बार तो हमें बिना बताए मेरे भैया भाभी, ताऊ जी के लड़के और भाभी को उन्होंने बुला लिया। मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तेरे भैया भाभी आ रहे हैं। मेरे पास नहीं, अनुराग जी के पास। उन्होंने बताया मुझे जाकर कि ऐसे ऐसे ऊपर दीदी ने भैया भाभी को बुलाया है, कुछ बात ज़रूर है। मुझे थोड़ा डर ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं क्यों बुलाया, अब क्या शिकायत लगाएगी। जब मैं अपने मायके में कुछ नहीं बताती थी, फिर उन्होंने मायके तक बात क्यों पहुंचाई? मैंने कभी उनको ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की, कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। जो कह देती थी चुपचाप सुनकर नीचे आ जाती थी। कोई बात नहीं, वह तो मुझे जानते ही थे कि मैं कैसी हूँ। वह आए, बात सुनी, एक दो लगाकर ऐसे उन्होंने मुझे समझाकर चले गए। उन्हें पता था कि हमारी बहन की गलती नहीं है, यह ऐसी ही है। नहीं, सिर्फ काम के लिए बोला कि मेरा काम नहीं करती है, तो मैं कहती हूँ वह काम नहीं करती है। मैंने उनके मुंह पर कह दिया, दीदी बताओ मैं क्या नहीं किया। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने चाय पानी नाश्ता किया, फिर चले गए। फिर मैं मायके गई, उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि क्या बात हो गई थी। ऐसे है मेरे घर के, मेरे मायके वाले। सावन का महीना आया, मैं सोमवार के व्रत रखे। उस दिन भी सोमवार ही था। मेरा बाहर जाना मना था। ऊपर नंद के यहाँ पर टंकी की फिटिंग थी, पानी की टंकी लगी हुई थी, और नीचे बाहर नल था। जो नीचे रहते थे वह नल से ही पानी भरते थे, और मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं बाहर कदम नहीं रख सकती थी, ऊपर से ही पानी लाती थी, ऊपर ही बाथरूम में कपड़े धोती थी, ऊपर ही नहाना धोना सब था। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं उन्हें बाहर जाना है, जब तक मैंने खाना ही बनाया था और वह ताला लगाकर चली गई। मैं ऊपर पानी लेने गई, मुझे पूजा करके पानी सूरज को देना था। 1 लोटा पानी मुझे चाहिए था। मैं किराएदार से बोला तो किराएदार वह लेडीज थी, उन्हें मैंने बोला कि दीदी मुझे 1 लोटा पानी दे दो बाहर से। उन्होंने बोला कि दीदी हमें मना करके गई है, इसको कुछ मत देना। उन्होंने लाने से मना कर दिया। मेरे मन में दुविधा थी, मैं आज भोलेनाथ की पूजा कैसे करूंगी।
अपने शिव शंकर की पूजा कैसे करूंगी। मैं अपने प्रभु का नाम लिया तो वही किराए पर जो भी एक किराएदार रहते थे, उनका छोटा भाई भी, उसका नाम छोटू था, वह भी रहता था। पता नहीं भगवान का चमत्कार था या क्या था, उस दिन वह घर पर ही था, नहीं तो दिन में भी घर पर नहीं रहते थे। मैंने उसे बोला कि मुझे एक लोटा पानी दे दो लाकर, तो उसने मुझे दे दिया और मैं अच्छे से पूजा कर ली। तो मैंने यह बात अनुराग जी को जरूर बताई। उन्होंने दीदी को भी बोला। तो जब से बाद में फिर मैं बाहर पानी नल पर लेने जाने लगी, और कैसी इमरजेंसी हो तो बाहर से लेकर आ सकती हो। वैसे अब अनुराग जी सारा पानी भर कर जाने लगे। इमरजेंसी में बाहर से पानी ले आती थी और मैं नीचे का ही बाथरूम यूज करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने वहाँ से कमरा खाली कर दूसरी जगह कमरा ले लिया। 1 साल हम दूसरी जगह रहे, फिर हमने अपना ही घर बना लिया और फिलहाल हम अपने घर में हैं। इसके बाद भी उन्होंने हमें चैन से जीने नहीं दिया, पर फिलहाल अब हम खुश हैं। मेरे 2 बेटे हैं। दूसरे बेटे के जन्म पर मैं गांव नहीं गई, क्योंकि मैंने पहले बेटे के जन्म पर ही गांव का माहौल देख लिया था। बड़ा बेटा फिलहाल अब नौकरी की तैयारियां कर रहा है, छोटा बेटा 10th क्लास में है। मेरे मन में मेरे भोलेनाथ का नाम है। हम हर समय मेरी जुबान पर ओम नमः शिवाय का जाप है, और उन्होंने मेरा साथ भी दिया, हमेशा साथ रहे, अपना आशीर्वाद बना के रखा। और दोस्तों, मैं क्या क्या बताऊं, कुछ बातें याद है, कुछ याद नहीं। इतने साल हो गए और हम नीचे कपड़े पर प्रेस करते थे, जो हमने नीचे कमरा लिया हुआ था। मेरी ननंद ने कमरे के बोर्ड पर, जो लाइट वाला बोर्ड होता है, उस पर टेप को चिपका दिया ताकि मैं वहां पर प्रेस ना कर पाऊं, और बोल दिया नीचे कमरे में प्रेस नहीं करेगी। अगर करेगी तो ऊपर छत पर आकर करेगी, और पहले हमारे कपड़ों पर करेगी, बाद में अपने कपड़ों पर करेगी। अब इस टाइम खुद की मेहनत से मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, और मैं हर महीने इनकम भी कर रही हूँ। खूब मेहनत की। धन्यवाद दोस्तों। अपना एक कमेंट करके जरूर मुझे बताएं किसके साथ ऐसा हुआ होगा, मुझसे शेयर जरूर करें। मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ किसी के साथ हुआ हो, पर सब तरह के इंसान हैं इस दुनिया में, अच्छे भी बुरे भी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और अपना कमेंट जरूर करें। आज तक जो भी कमेंट नहीं करते वे भी हमें कमेंट करके कहानी को पूरा सुन के जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।